हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो मैं फिर से आपके सामने आया हूँ 5 नए शब्द लेके, जो कि भय से संबंधित है, फियर से संबंधित है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको पांचों शब्दों से परिचय करा दूँ। पहला शब्द है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का अर्थ होता है भीड़ से डर लगना, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ क्राउडेड स्पेसेस और इनक्लोज्ड पब्लिक प्लेसेस। दूसरा शब्द है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया का अर्थ है पुस्तक से भय, किताबों से डर, फियर ऑफ बुक्स। तीसरा शब्द है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया का अर्थ होता है सांपों से डर, फियर ऑफ स्नेक्स। चौथा शब्द है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का अर्थ है पानी से डर, फियर ऑफ वाटर। और आखिरी शब्द है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का अर्थ होता है लाश से भय, फियर ऑफ डेड बॉडी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 शब्द भी अच्छे लगे होंगे और आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको ये स्वतः ही याद हो जाएंगे। अब जाते जाते जैसे मैं कुछ जीके के फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, तो आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है उसका जो कालावधि है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। तो मैं कुछ फैक्ट्स इसमें ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। सारे फैक्ट्स तो कवर नहीं हुए, कुछ मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको फैक्ट्स बता दूँ। जो ऋग्वैदिक काल था वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आया था। तो पहला फैक्ट है कि ऋग्वेद की अनेक बातें जो है वो ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। दूसरा फैक्ट है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में जो सर्वाधिक मान्य विचार है वो मैक्स मूलर का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्य जो है मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। कभी कभी आप ऑप्शन में बैक्टीरिया भी देखेंगे तो मध्य एशिया की जगह पे बैक्टीरिया वर्ड भी यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में जो ये सबसे मान्य ये विचार है। लेकिन इसके अलावा जो और कुछ फेमस जो विचार हैं वो हैं, जैसे पंडित बाल गंगाधर तिलक का विचार है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। या पंडित दयानंद सरस्वती जी का विचार है कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो तिब्बत था। ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो विचार है वो मैक्स मूलर का ही है, जिसके अनुसार जो है आर्य का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया या बैक्ट्रिया था। तीसरा फैक्ट है कि ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती थी। तो आप सोच रहे हो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। तो ऋग्वेद में जो दूसरी सर्वाधिक नदी थी, पवित्र नदी, वह सरस्वती थी, जिसको कि नदीतमा या नदियों में प्रमुख कहा जाता था। ऋग्वेद में नदियों की संख्या जो है 25 बताई गई है। और इसमें जो भारत की जो दो प्रमुख नदियां हैं, गंगा और जमुना, तो गंगा का जो जिक्र है ऋग्वेद में वो 1 बार आया है और यमुना का 3 बार आया है। आप याद रखिए इस चीज़ को, गंगा का जिक्र 1 बार आया है और यमुना का 3 बार आया है। और कुछ नदियों के नाम जो है, जो अभी आप जिस नाम से जानते हैं, तो पहले ऋग्वैदिक काल में उसको किस नाम से जाना जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल इसके आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो जैसे सतलज को शतुद्री नाम से जाना जाता था पहले, रावी को परुष्णी नाम से जाना जाता था, चेनाब को अस्किनी नाम से जाना जाता था, झेलम को द्वितास्ता नाम से जाना जाता था, व्यास को विपाशा नाम से जाना जाता था, गोमल को गोमती नाम से जाना जाता था, गंडक को सतानीरा नाम से जाना जाता था, घग्घर को दृशदत्ती नाम से जाना जाता था, स्वात को सुवास्तु नाम से जाना जाता था। तो अगला फैक्ट है कि जो ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थल के रूप में सभी जगह पे सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, अगला फैक्ट है कि ऋग्वेद में हिमालय तथा उसकी चोटी मुजवंत का भी वर्णन मिलता है। जो ऋग्वेद का जो समाज ऋग्वेदिक कालिक जो समाज था वो पितृसत्तात्मक परिवार जो था वो आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। मतलब जो इसका जो कॉन्सेप्ट था जो समाज का, वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से इन्हें पंचजन्य कहा गया है। ये कबीले थे अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और युद्ध। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और युद्ध। आप इसको 3-4 बार अगर देखेंगे तो याद हो जाएगा। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और युद्ध। और जो राजनीतिक इकाइयाँ थी वो 3 या राजनीतिक इकाइयाँ थी ऋग्वैदिक काल की, वो थी ग्राम, विश और जन। तो ग्राम क्या था, ग्राम कई परिवारों का समूह था और इसका जो मुखिया था या प्रधान था वो ग्रामणी नाम से जाना जाता था।
विश था वो कई ग्रामों का समूह था और विशपति इसका प्रधान था। जन जो है वो कई विषयों का समूह था और जनपति जन का प्रधान था। जनपति को राजा के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में भरतवंश के जो राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें 5 आर्य और 5 आर्यतर जनों के प्रधान थे। यह युद्ध जो है वो दाशरागी युद्ध नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। रावी नदी को जैसे मैंने अभी बताया था परुष्णी नदी भी बोला जाता है। तो इसके तट पे लड़ा गया और इसमें जो है जो भरतवंश के जो शासक थे सुदास, उनकी विजय हुई थी। और जो जितने भी पराजित हुए थे जो जन, उसमें 5 थे आर्य और 5 आर्यतर थे। तो जो पराजित जनों में सबसे जो प्रमुख थे वो पुरु थे। तो जो बाद में क्या हुआ कि भरतों और जो पुरुओं में मैत्री हो गई, मतलब दोस्ती हो गई, और बाद में फिर वो कुरु नाम से एक नया कुल बन गया। तो फिर से एक बार ये फैक्ट बता दूं कि जो ऋग्वेदिक काल में भरतवंश के जो शासक थे राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। उन 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 आर्यतर जन थे। ठीक है, तो ये युद्ध जो है वो दाशराग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, और जो कि परुष्णी नदी, जिसको रावी नदी भी कहते हैं, उसके तट पे लड़ा गया। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। और जो पराजित जन में सबसे प्रमुख थे वो पुरु थे, जिनके साथ बाद में इनकी दोस्ती हो गई और जिससे फिर एक कुरु नाम का एक नया कुल बना। अब ऋग्वेदिक काल के जो शासकीय पदाधिकारी थे वो जैसे कि एक सेनानी था। सेनानी को सेनापति भी कहा जाता था। पुरोहित था। और ग्रामणी, मैंने जैसे पहले बताया कि वो ग्राम का प्रधान था। ठीक है, पुरोहित का जो पद था वो वंशानुगत था इसमें ऋग्वेदिक काल में। अन्य पदाधिकारी में जैसे सूत थे, रथकार थे, कारमार थे, जिनको रत्नी कहा जाता था। पुरप जो था वो दुर्गपति था, ये सैनिक कार्य देखता था। पुरप था जो सैनिक कार्य देखता था। दुर्गपति जिसको बोला जाता है। स्पश जो है वो गुप्तचर था। ये क्या था, ये जनता की गतिविधियों पर को देखता था। ठीक है, दूत जो था वो समय समय पर संधि विग्रह प्रस्ताव को लेकर राजा के पास आता था। ब्राजपति जो था ये गोचर भूमि का अधिकारी था। कुलप था ये परिवार का मुखिया था। फिर से एक बार बता दूं कि जो ऋग्वेद के जो शासकीय पदाधिकारी थे, एक सेनानी था जो सेनापति कहा जाता था। पुरोहित था, जो पुरोहित का पद जो था वो वंशानुगत था ये ऋग्वेदिक काल में। और तीसरा जो पदाधिकारी था वो ग्रामणी था। ग्रामणी ग्राम का प्रधान था। अन्य पदाधिकारियों में जैसे सूत, रथकार, करमार थे, जिनको रत्नी कहा जाता था। फिर पुरप, जिसको दुर्गपति कहा जाता, सैनिक कार्य देखता था। स्पष्ट गुप्तचर था, जो जनता की गतिविधियों पर निगाह रखता था। दूत था, वो समय समय पर संधि विग्रह प्रस्ताव को लेकर राजा के पास आता था। ब्राजपति था, जो गोचर भूमि का अधिकारी था। कुलप था, वो परिवार का मुखिया था। अब ऋग्वेदिक कालीन संस्थाओं के बारे में बताता हूँ। इसमें 3 तरीके की संस्था थी यहाँ पे। एक विदत जो थी वो आर्य की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। दूसरी जो संस्था थी वो थी सभा क्या थी, ये वृद्ध और अभिजात लोगों के लिए संस्था थी। समिति तीसरी जो संस्था थी, यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। अब समिति का जो सभापति था वो ईशान कहलाता था। और ये समिति जो थी ये सबसे पावरफुल संस्था थी ऋग्वेदिक काल की। यह संस्था राजा की नियुक्ति करती थी, उस पर नियंत्रण रखती थी और इसको पद से हटा भी सकती थी। ठीक है, तो 3 तरीके की संस्थाओं की। पहली थी विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा जिसको ये वृद्ध मतलब श्रेष्ठ जनों की और अभिजात संभ्रांत जनों की संस्था थी। और समिति ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी और इसका सभापति जो था वो ईशान नाम से जाना जाता था। यह संस्था जो थी वो राजा की नियुक्ति करती थी, उस पर नियंत्रण रखती थी और इसको पद से हटा भी सकती थी। महिलाओं को जो है वो सभा और महिलाएं जो थी ऋग्वेदिक काल में वो सभा और विदत में भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में भाग लेने का इनको अधिकार नहीं था। जो उग्र नाम का जो अधिकारी था वो पुलिस कर्मचारी था। और प्रश्न विनाक जो है वो वैदिक कालीन जो है ये न्यायाधीश था। तो इतने ही फैक्ट्स हैं जो मैंने अभी फ़िलहाल आपके लिए तैयार किए हैं। इसके अलावा जो बाकी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक जीवन के बारे में अगर जो फैक्ट्स हैं वो कल मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना के वो आपको बता दूंगा। तो एक बार फिर से मैं ऋग्वेदिक काल को एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ।
तो ऋग्वैदिक काल का जो अवधि थी वो थी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। यह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आई थी। ऋग्वेद की अनेक बातें जो हैं वो ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवस्था से मिलती हैं। आर्यों का जो मूल निवास के संदर्भ में जो सबसे मान्य जो विचार है वो मैक्स मुलर का है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि आर्य जो है मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया को कहीं कहीं पे आप ऑप्शन में बैक्ट्रिया नाम से भी देखेंगे। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु, और सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है ऋग्वेद में, जो नदियों में सबसे प्रमुख जिसको बोला गया है। तो ऋग्वेद में जो है नदियों की संख्या 25 बताई गई है। इसमें गंगा का जिक्र 1 बार आया है, यमुना का 3 बार आया है, और बाकी जो नदियाँ हैं उसको, जैसे सतलज को शतुद्री नाम से जाना जाता है, रावी को परुशनी नाम से जाना जाता है, चेनाब को अस्किनी नाम से जाना जाता है, झेलम को वितास्ता नाम से जाना जाता है, व्यास को विपाशा नाम से जाना जाता है, गोमल को गोमती नाम से जाना जाता है, काबुल को कुभा नाम से जाना जाता है, घग्गर को दृष्टति नाम से जाना जाता है, गंडक को सतानीरा नाम से जाना जाता है, सिंध को सिंधु नाम से जाना जाता है, स्वात को सुवस्तु नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के रूप में सर्वत्र जो है वो सप्त सिंधु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी जो है मूजवंत का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया है। ये कबीले थे अनु, द्रोह, पुरु, तुर्वस और युद्ध। जो 3 राजनीतिक इकाइयाँ थी ऋग्वैदिक काल में वो थी ग्राम, विश और जन। ग्राम कई परिवारों का समूह था और जो इसका प्रधान था ग्रामणी। विश कई ग्रामों का समूह था और इसका प्रधान था विशपति। जन कई विशों का समूह था, इसका प्रधान था जनपति या राजा। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में भरतवंश के जो राजा थे सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको दशरागी युद्ध नाम से जाना जाता है। इसमें 5 आर्य और 5 आर्यतर जनों ने भाग लिया था, और यह जो युद्ध था वो परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। सुदास इसमें विजयी हुए थे, और जो पराजित जन थे उसमें सबसे प्रमुख थे पुरु, जिसमें बाद में भरतों और पुरुओं में मैत्री हो गई, जिसकी वजह से कुरु नाम का एक नया कुल बना। ऋग्वैदिक काल के जो शासकीय पदाधिकारी थे वो थे सेनानी, जो सेनापति नाम से जाना जाता था। पुरोहित, मैंने ये भी बताया था, पुरोहित का जो पद था वो वंशानुगत था। और ग्रामणी जो था वो ग्राम का प्रधान था। अन्य पदाधिकारियों में सूत था, रथकार था, कर्मठ था, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। पूरब जो था वो सैनिक कार्य देखता था। स्पष्ट गुप्तचर को कहा जाता था, जो जनता की गतिविधियाँ देखते था। और दूत जो था वो समय समय पर संधि विरोध के प्रस्ताव लेकर राजा के पास आता था। ब्राजपति था वो कुचर भूमि का अधिकारी था। कुलप परिवार का मुखिया था। उसके अलावा 3 जो संस्थाएं थी ऋग्वैदिककालीन संस्थाएं, पहली थी विदत सबसे प्राचीन संस्था थी आर्यों की। इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा थी जो कि वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। और समिति जो थी वो केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, और इसका जो सभापति था वो ईशान कहलाता था। और यह जो संस्था थी, जो समिति जो संस्था थी, वो राजा की नियुक्ति करती थी, राजा पे नियंत्रण रखती थी और राजा को पद से हटा भी सकती थी। महिलाएं जो थी वो सभा और विदत में तो भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में भाग नहीं ले सकती थी। उग्र जो था वो पुलिस कर्मचारी था, और प्रश्न विनायक था वो वैदिककालीन न्यायाधीश था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं वीडियो को और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कर सकूं। तो जाते जाते एक बार फिर से हम 5 जो शब्द जो हमने शुरू में देखे थे वो एक बार फिर से देख लें। पहला शब्द था एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का अर्थ होता है भीड़ से डर लगना। एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ क्राउडेड स्पेसेस और इनक्लोज्ड पब्लिक प्लेसेस। दूसरा शब्द था बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया का अर्थ है पुस्तक से भय, फियर ऑफ बुक्स। तीसरा शब्द था ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया का अर्थ है सांपों से डर, फियर ऑफ स्नेक्स। चौथा शब्द था हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है पानी से डर, फियर ऑफ वाटर। और आखिरी शब्द था नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का अर्थ होता है लाश से भय, फियर ऑफ डेड बॉडी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।